हो सकता है मैसेज करते हो, कॉल करते हो तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि बहुत सारी अभी मेरी क्लासेस चल रही है, बहुत बच्चों के आते भी हैं। तो आज आप क्लास के लास्ट में कोई और दिक्कत हो तो आप डिस्कस कर लेना, कहीं पे इश्यू आ रहा हो, कुछ सजेशन चाहिए, कुछ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है सर, उन सब के बारे में आप डिस्कशन कर लेना क्लास के लास्ट में। तो जैसा कि मैं बता रहा था, ये जो चैप्टर आज हम कवर करने वाले हैं, सीक्वेंस इन सीरीज, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड थिंग ये भी है कि इसके आपको करना क्या है, क्लास के इलस्ट्रेशन को ढंग से सॉल्व करना है, और जो डीपीपी मैं दूंगा उतना सॉल्व करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, वो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। करें स्टार्ट? यस सर। ओके, ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो इस चैप्टर में टॉपिक क्या क्या है? सीक्वेंस है, सीरीज तो आपका मेंस के सिलेबस से डिलीट हो गया है। तो एपी, जीपी, एचपी के बारे में थोड़ा बहुत, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक मीन, इनके बीच में रिलेशन, और ये सीरीज में आता है मेथड ऑफ डिफरेंस। ठीक है, तो जो एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये पढ़ना रहेगा। बाकी मेंस लेवल पे आपको शुरू के 5 टॉपिक को कवर करना है प्रॉपर्ली। ठीक है, तो फटाफट बेसिक से स्टार्ट करते हुए हर वेराइटी ऑफ क्वेश्चन को आज हम लेंगे। थोड़ा सा पेन कॉपी लेके बैठ जाना। एंड सेकंड चीज, आपको पूरा क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व नहीं करना, सिर्फ ये सोचना कि उसका करने का तरीका क्या होगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया, कैलकुलेशन आप घर पे कर लेना। मेन इंपॉर्टेंट है कि तरीका, अगर आपको क्वेश्चन का पता, कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसको स्टार्ट कैसे करेंगे, उसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर ये दिमाग में आपने सोच लिया तो आपका काम बन जाएगा। तो मैं आपको शुरू के 10 सेकंड दूंगा खुद से सोचने के लिए, फिर 10 सेकंड बाद मैं आपको तरीका बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। तो 5 से 10 सेकंड आपको बस यही ऑब्जर्वेशन करना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको स्टार्ट करने का, फिर उसको आगे प्रोसीड करने का तरीका क्या होगा, ये थॉट आपको डेवलप करना है। फिर घर जब ये पीडीएफ ग्रुप में आ जाएगी तो घर जाके उन्हीं सारे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस कर लेना है। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन अवेलेबल है, इसलिए घबराना मत। कोई क्वेश्चन अपन पूरा डिटेल में सॉल्व नहीं करेंगे, आपको घर जाके इसको प्रैक्टिस करना है, उसका सॉल्यूशन आपको नोट्स में मिल जाए। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें सबसे पहले एपी आता है। आप सबको आइडिया है इसी एपी के बारे में, सीक्वेंस जिसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते करते सीक्वेंस आगे बढ़ जाती है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है डी, इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। किसी भी एपी की nth टर्म जो होती है उसको हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी। तो मुझे कोई पूछता है 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म, तो कुछ भी पूछे मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। इसको nth टर्म भी बोलते हैं, इसको nth टर्म भी बोलते हैं, जनरल टर्म भी बोलते हैं, और लास्ट टर्म भी बोलते हैं। कुछ भी अलग अलग नाम इसको यूज कर सकते हैं, nth टर्म, जनरल टर्म या लास्ट टर्म। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इन्हीं सारी टर्म्स का अगर मैं सम कर दूं, a1 फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म एंड सो ऑन अप टिल nth टर्म, इन nth टर्म का अगर अपन सम करते हैं तो सम ऑफ n टर्म्स का भी फॉर्मूला आपको याद ही है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसको शॉर्ट में लिखने का एक और तरीका क्या है, n/2 a प्लस l। ये क्लास 9 10 में भी ऑलरेडी हमने बहुत बार सीखा हुआ, इसमें जानने की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड, कॉमन डिफरेंस निकालने का सबसे आसान तरीका, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस ले लो, तो वहां से आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस करो, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अगेन डी की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। दो एपी को ऐड करने पे भी एपी मिलेगा। हर एपी के टर्म्स में अगर कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर दें तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी एपी में रहेगी। मल्टीप्लाई कर दें तो भी रिजल्टिंग सीक्वेंस किस में रहेगी, एपी में ही रहेगी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक कभी कभी ये फॉर्मूला काम आ जाता है कि कभी भी nth टर्म निकालना और आपको एसएन दिया हो, तो एसएन की मदद से टीएन निकालने का तरीका क्या है कि आप क्या करना, एसएन में से एसएन माइनस 1, ये वाली टर्म, जैसे एसएन आपको दिया हुआ है उसमें से एसएन माइनस 1 माइनस कर दोगे तो आपको nth टर्म मिल जाएगी। मतलब कहने का मतलब क्या है, पूरी सम ऑफ n टर्म्स में से शुरू की n माइनस 1 टर्म अगर सब्सट्रैक्ट कर दे तो बचेगा क्या, मेरे पास nth टर्म बचेगा। तो ये रिलेशन भी बहुत बार काम आ जाता है, tn इक्वल टू एसएन माइनस एसएन माइनस 1। ठीक है, किसी को भी डाउट है तो प्लीज अनम्यूट करो। जो एसएन में n टर्म्स होते हैं, s माइनस 1 में n माइनस 1 लेना पड़ेगा ना n की जगह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मान लो एसएन आपको दे दिया मैंने n स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, तो एसएन माइनस 1 क्या हो जाएगा, जहां जहां भी n है उसकी जगह n माइनस 1 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे अगर 2n होता तो 2 इंटू n माइनस 1। क्लियर हो गया, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो tn आ जाएगा। आया ना, क्लियर, बोलो। ओके ठीक है, किसी को भी डाउट है अनम्यूट करके पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीजें यहाँ पे मैंने थ्योरी अच्छे से लिखी हुई है। इफ द 9 टर्म ऑफ द एपी इज 35, 19 टर्म इज दिस, तो 20 टर्म क्या होगी, ये तो ऑलरेडी बहुत बेसिक क्वेश्चन। 9 टर्म को लिखने का तरीका, a प्लस 8d इक्वल टू 35। 19 टर्म को लिख दोगे a प्लस 18d इक्वल टू 75। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, दोनों को सॉल्व करके a निकाल लेना, d निकाल लेना, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, सब लोग एक बार ट्राई कर लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्लास 10 के क्वेश्चन है।
ठीक है, कैलकुलेशन दी हुई है। अब देखो एक और ये वाला क्वेश्चन जनरली जेई में आता रहता है। आपको देखो यहाँ पे जो क्वांटिटी गिवन है, ध्यान से अगर देखोगे नीचे रूट में क्या दिया, A10 प्लस A11, A11 प्लस A12, A17 प्लस A18, A1 A2 A3 ये सब AP रेशनलाइज कर वेरी देंगे। क्या कर देंगे, रैशनलाइज। जब भी रूट प्लस रूट दिखता है वो भी डिनोमिनेटर में अपने दिमाग में एक ही चीज चलती है, क्या कर दो, रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज करने से रूट वाली क्वांटिटी आपकी हट जाएगी। तो जैसे आप रैशनलाइज करोगे तो आप प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, तो जैसे माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे डिनोमिनेटर में देखो क्या हो जाएगा, A10 माइनस A11। तो A10 माइनस A11 दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस होता है ना माइनस का, क्योंकि आगे वाली टर्म में से पिछले टर्म माइनस हो रही, बोलो। तो डिनोमिनेटर में सब जगह माइनस डी क्रिएट हो जाएगा, और न्यूमरेटर में देखो क्या क्रिएट होगा, A10 प्लस A11, सॉरी माइनस A11 फर्स्ट टर्म। फिर सेकंड टर्म क्या क्रिएट हो जाएगी, रूट A11 माइनस रूट A12, एंड सो ऑन अपनी लास्ट टर्म क्या क्रिएट हो जाएगी, रूट A17 माइनस रूट A18। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो ये माइनस में ये इसके साथ कैंसिल होगा, ये वाला इसके साथ कैंसिल होगा, इसके पहले वाला इसके साथ, तो आपके पास न्यूमरेटर में सिर्फ दो टर्म बन जाएगी, A10 माइनस A18 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ डी। माइनस ऊपर कॉमन ले लेंगे तो रूट के अंदर A18 माइनस रूट के अंदर A10 डिवाइडेड बाय डी, ये रिलेशन आपको पता जाएगा। अब आपके पास दो इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, वहां से आप A और D निकाल लोगे। बोलो ये कर पाओगे, आया ना? यस सर। ठीक है, अब ये देखो जितने भी क्वेश्चन है, ये भले जेई लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन को देखते से दिमाग में क्लिक कर जाता है भाई ये रैशनलाइज से होगा और उसमें डी आ जाएगा। घर पे सॉल्व कर लेना, बहुत आसान कैलकुलेशन इसकी। समझ नहीं आया क्या समझ नहीं आया? सर ये वाला क्वेश्चन। हाँ, इसमें देखो रूट प्लस रूट दिया, तो रूट प्लस रूट जब भी रहता है क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। यस बस आपको रैशनलाइज करना है, कुछ भी नहीं करना है। रैशनलाइज करोगे पूरा आंसर आ जाएगा। रैशनलाइज करना आता है आपको? सर इसमें कॉमन डिफरेंस कैसे कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा ना, रैशनलाइज जैसे करोगे रूट रूट वाली क्वांटिटी हट जाएगी, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी क्या बनेगा, ए माइनस बी। तो A10 माइनस A11, A10 माइनस A11 क्या आएगा, डी तो आएगा। ओके सर। ठीक है, ट्राई करना। देखो जो क्वेश्चन टफ होगा, जो मुझे लगता है कि ये क्लास में करवाना, वो मैं जरूर करूंगा, लेकिन जो क्वेश्चन इजी होगा वो मैं आपके लिए छोड़ूंगा। उनको आपको घर पे प्रैक्टिस करना। तो थोड़ा सा आपको ट्रस्ट करना कि अगर मैं कोई क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि आपको घर जाके ट्राई करना है, मतलब वो क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। उसको मैं हिंट देके छोड़ दूंगा, उनको आप घर पे प्रैक्टिस करना। और आपको सॉल्यूशन पूरा दिया हुआ है, तो उसके डरने की बात नहीं है, सॉल्यूशन आपको पूरा दिया हुआ है। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े, आ रही बात समझ में? ठीक है, हाँ, जो क्वेश्चन अच्छे लेवल के होंगे ना, जहां पे मुझे लगता है नहीं यहाँ पे डिस्कशन करना जरूरी, तो वो अपन पूरा प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। हाँ, लेकिन जो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा वो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, SN डिनोट द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द AP। S10 दिया हुआ आपको, S10 कितना दिया हुआ, 530। S5 दिया हुआ है 140, पूछा है S20 माइनस S6 कितना हो। ठीक, अब ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, इसको सोचने दिमाग लगाते थोड़ा। अब देखो S10 का मतलब क्या होता है, बोलो, और S5 का मतलब क्या होता है? S10 का मतलब, सर SN का इधर जो n है वो 10 दे रखा है। बिल्कुल, n 10 दे रखा है, मतलब शुरू की 10 टर्म का सम दिया हुआ है ना। शुरू की 10 टर्म का सम हमें दिया हुआ है 530, और शुरू की 5 टर्म का सम हमें दिया हुआ 140, है ना, यही मतलब है। यस सर। ठीक है, S10 का मतलब, SN का मतलब फर्स्ट n टर्म्स का सम, तो S10 का मतलब शुरू की 10 टर्म का सम, S5 का मतलब शुरू की 5 टर्म का सम। ठीक है, अब देखो कोई भी चीज अगर निकालनी है, जैसे S20 निकालना है या फिर S6 निकालना, तो यहाँ पे n तो पता ही है हमें, यहाँ पे भी n पता ही है। अगर इसका फॉर्मूला भी जब हम अप्लाई करेंगे, मुझे क्या चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। अगर a और d आ गया तो मेरा सारा काम हो जाएगा। यस सर। अगर सर a एसएन और d को आ फॉर्मूला गया, लगा देंगे, दोनों में इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व हो जाएगा। a और d ही इक्वेशन पता बना के हाँ, सर। दो इक्वेशन दो वेरिएबल का ही क्वेश्चन है। a और d अगर पता चल जाएगा तो आपका सारा काम हो जाएगा। यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई कर देना, SN का n पता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, पहली इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे भी n/2, n की वैल्यू 5 है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये दूसरी इक्वेशन, ये 140 के बराबर है, और ऊपर वाला 530। दो इक्वेशन दो वेरिएबल। क्लास 10 में अपन दो इक्वेशन दो वेरिएबल को सॉल्व करना आता है। इन दोनों को सॉल्व करके आप a पता कर लेना, d पता कर लेना। a आ जाएगा, d आ जाएगा, यहाँ वैल्यू पुट कर दो। कहने का मतलब ये था कि दोनों क्वेश्चन जो आए थे जेई में, ये इजी लेवल के क्वेश्चन थे, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। अगर आप इक्वेशन लिखोगे तो आराम से, मतलब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। अभी मेंस का जो सेकंड अटेम्प्ट है उसमें इजी लेवल क्वेश्चन आते हैं। वो इजी लेवल किस चैप्टर से आएगा ये हमें पता नहीं, लेकिन अगर सीक्वेंस सीरीज से आया तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। इसलिए आपको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। अनदर ये स्टैंडर्ड वेराइटी ऑफ क्वेश्चन हमें जनरली आता है कि सम ऑफ द रेशियो ऑफ द टू एपीज, दो एपी अलग अलग है, मान लो एक एपी AP1, दूसरी एपी 2, सेकंड एपी, दो तरह की एपी गिवन है।
ठीक है, मान लो फर्स्ट वाली जो एपी है उसका फर्स्ट टर्म है A1, कॉमन डिफरेंस है D1। सेकेंड वाली जो एपी है उसका फर्स्ट टर्म है A2 या फिर A डैश मान लो, A1 डैश मान लो, या फिर कुछ और मान लो, चलो B1 ले लेते हैं, जो भी लेना हो। A डैश 1 ले लेते हैं और D डैश 1 है, ठीक है। तो दो तरह की एपी अपने पास है, एक एपी जिसका मान लो फर्स्ट टर्म A है, A1 है, कॉमन डिफरेंस D1 है। सेकंड एपी जो होगी उसका फर्स्ट टर्म A डैश मान लेते हैं, ये उनका रेशियो में दिया है, पूछा रेशियो ऑफ द 17 टर्म। किसका रेशियो दिया है? सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो दिया। किसका रेशियो दिया? सम ऑफ n टर्म्स, मतलब मान लो फर्स्ट वाली एपी का n और सेकंड वाली एपी का n टर्म, दोनों की n टर्म्स का रेशियो में दिया हुआ है, दोनों की n टर्म्स का रेशियो, नंबर ऑफ टर्म्स दोनों में क्या है? सेम। तो दोनों की n टर्म्स का रेशियो हम लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a, तो उसका a ये रहा, प्लस n-1 इंटू डी। और सेकंड का भी फॉर्मूला क्या बन जाएगा? n/2 2a, इसका a क्या हो जाएगा? ये a-1 प्लस n-1 इंटू d-1। क्लियर है? और ये रेशियो हमें गिवन है 5n + 3 अपॉन 3n + 4। तो यहां से देखो n और n तो कैंसिल हो जाएगा। इसको करने का तरीका क्या होता था? a और d कैसे निकालेंगे? देखो यहां से मुझे क्या निकालना है? a1 d1 निकालना है, और नीचे वाले से मुझे निकालना है a1 डैश और d1 डैश। तरीका क्या रहता तो था? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सर, नहीं नहीं नहीं, सर क्रॉस एन की कुछ वैल्यू पुट करते थे। नहीं 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 डिवाइडेड बाय 2 करके 17 पुट कर। नहीं नहीं, देखो हाँ, पुटअप नहीं, आप पुटअप कर सकते हो। दूसरा सबसे स्टैंडर्ड तरीका क्या है, अगर आपको रेशियो भी पूछ ले, कंपैरिजन कर लेना। यहाँ पे न्यूमरेटर में n का कोएफिशिएंट देखो कितना है? 5 है। तो यहाँ पे भी जो n के साथ रहेगा उसको 5 से इक्वेट कर देना, और बची हुई n की टर्म्स किससे इक्वेट कर देना? 3 से, कांस्टेंट टर्म। अब जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से, न्यूमरेटर में अगर आप देखोगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ, न्यूमरेटर में अगर तो आप ये देखोगे, फिर 6 बन जाएगा। हाँ हाँ, न्यूमरेटर में देखो, न्यूमरेटर में कंपेयर करके देख लेना, उससे अगर काम बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। काम नहीं बने तो फिर आपको देखो 17 टर्म चाहिए, तो 17 टर्म के हिसाब से देख लेना क्या चाहिए आपको। 17 चाहिए, मतलब a1 + 16 d1 अपॉन a2 + 16, सॉरी a1 डैश + 16 d1 डैश। तो आपको 16 क्रिएट करना है d1 के साथ, तो उसके हिसाब से फिर n पुटअप कर सकते हो। दूसरी तरीका क्या है? कंपेरिजन कर लो। कंपेरिजन से बहुत आसान काम है। कंपेरिजन अगर करोगे, देखो ऊपर n वाली टर्म कौन सी आएगी? n d1 आएगी, और कांस्टेंट टर्म कौन सी आएगी? a1 - d1। तो यहाँ पे कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे d1 की जगह 5 लिख देना, और इसकी वैल्यू कैसे इक्वेट कर देना? 3 से। कंपैरिजन समझते हो ना? कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है। यहाँ पे n के साथ 5 है, यहाँ पे n के साथ d1 है, तो इनको आपस में कंपेयर कर लिया, कांस्टेंट टर्म को आपस में कंपेयर कर लिया, तो a1 d1 दोनों आ जाएगा। नीचे भी n के साथ क्या है? 3, तो यहाँ पे n के साथ कौन आएगा? d1 डैश, तो d1 डैश की वैल्यू 3 होगी, कांस्टेंट टर्म को इक्वेट कर दोगे 4 के साथ, तो चारों वेरिएबल आ जाएंगे। फिर कुछ भी पूछा, 17 18 या फिर nth टर्म भी पूछिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा, है ना? ठीक है, Yes, sir. एक बार ट्राई कर लेना घर पे। ठीक है, एक एडवांस का क्वेश्चन अगर आपको देखना हो तो एडवांस में भी इस तरह के क्वेश्चन आए थे, एक बार पढ़ लो। चलो, सारे क्वेश्चन एडवांस में भी आते हैं, मेंस लेवल के भी आते हैं, बेसिक थ्योरी पे भी क्वेश्चन आते हैं। सोचो, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। 30 सेकंड के लिए सोच के देखो कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। रिलेशन डेवलप करो सबसे पहले तो, कि क्या रिलेशन होगा। जो दो कंडीशन गिवन है उन कंडीशन को लिखो और देखो उससे कुछ अपन को आ रहा है क्या। सर S7 एंड S11 का रेशियो गिवन है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और इसमें से 7 A एंड D निकल हाँ, सकता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, का। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह मत करा करो, कैलकुलेशन और बहुत सर सेवंथ टर्म में इनइक्वालिटी गिवन है 130 से 140 में। हाँ हाँ, उसका क्या करोगे? सर वहां से ए और डी की कुछ वैल्यू आएगी और इस रेशियो से आएगी। ठीक है, अपन को निकालना कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, चलो ट्राई कर लेते हैं। देखो एडवांस का भले क्वेश्चन था, अपन को देखो पहले क्या दिया हुआ है। कोई एपी है जिसमें एक चीज बोली नेचुरल नंबर है, टर्म्स कैसी है? नेचुरल नंबर है, मतलब कॉमन डिफरेंस और ए दोनों के दोनों नेचुरल नंबर ही होगा, 1 2 3 4 5 समथिंग। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 11 फॉर फर्स्ट 7 टर्म, तो S7 अपॉन S11, ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 6/11। अब देखो यहां से क्या रिलेशन आ सकता है? फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, n/2 2a + n - 1
इंटू डी अपॉन 11/2 2a प्लस 10d इक्वल टू 6/11। अब देखो यहाँ से ऊपर से तो 2 कॉमन आ जाएगा, नीचे से भी 2 कॉमन आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 2 और एक 2 भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 11 और 11 भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 7 नीचे चला जाएगा। तो आपके पास देखो यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस 6d बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस 5d। 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया और इधर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। सर ऊपर a से प्लस 3d होगा ना अगर कॉमन लिया है तो। हाँ वेरी गुड 3d, सॉरी, तो कॉमन लेने पर ये बच जाए। क्लियर है यहाँ तक, बोलो। Yes, sir. यस सर। ठीक है, यहाँ पे 3d कर देना। एक मिनट, पेन हो गया, पेन कहाँ गया। ओके, एक रिलेशन ही आया एंड सेकेंड हमको क्या दिया हुआ है, 7 टर्म लाइज बिटवीन दिस। 7 टर्म क्या होगी, a plus 6d। a प्लस सर अगर आपने 11 कैंसिल कर दिया तो 6/7 होगा ना। अरे हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये 7। अब ठीक है, Yes. बोलो। ठीक है, बोला कि 7 टर्म जो है वो लाई कर रही है 130 और 140 के बीच में, और मुझे क्या निकालना है, डी निकालना। अब बताओ क्या तरीका अपनाएंगे, रिलेशन डी में क्रिएट करना है। ये 2 इक्वेशन है अपने पास। तो जो फर्स्ट सबमिशन वाले से a की वैल्यू जो इनइक्विटी बनाई उसमें रख दो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ पे मुझे डी निकालना है, तो डी में इक्वेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। अब डी निकालने के लिए इस ए को हटाना पड़ेगा। इस ए को हटाने के लिए ए की वैल्यू यहां से उठा के इधर रख दो, तो पूरी इक्वेशन डी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन बहुत बेसिक था। यहां से अगर आपको ए निकालना, देखो इसको सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7a प्लस 21d इक्वल टू 6a प्लस कितना आ जाएगा, 30d। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9d के बराबर। ये आ रहा है, ठीक है। Yes, एक 90 अगर रख दोगे तो 9d प्लस 6d की वैल्यू 130 से 140 के बीच में आनी चाहिए। तो कितना आ जाएगा, 15d। यस सर। 130 140 के बीच में 15 से दोनों तरफ डिवाइड कर दोगे तो ये कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, बताना। 130 अपॉन 15 करो, कोई भी करके देख लो। 140 अपॉन 15 करो, के आसपास 8.6 8 पॉइंट समथिंग। हाँ ठीक है, एक सेकंड, 8 पॉइंट समथिंग, चलो 8 पॉइंट समथिंग। और 140 अपॉन डी 9 पॉइंट समथिंग है। 9 पॉइंट समथिंग। तो 8 पॉइंट समथिंग, 8 से थोड़ा ज्यादा और 9 से कम में कौन सा नेचुरल नंबर आएगा, 9 ही आएगा। 9 ही आएगा ना। 8 पॉइंट समथिंग, 8 पॉइंट समथिंग के बाद देखो क्या आएगा, 9, 9 के बाद क्या आएगा, 9 पॉइंट समथिंग। तो दोनों के बीच में 9 ही तो आ रहा है नेचुरल नंबर। अब देखो क्या कोई क्वेश्चन टफ था, नो सर। ना। सिर्फ कैलकुलेशन हमने करी, पहले रिलेशन से ए की वैल्यू उठा के दूसरे रिलेशन में पुट अप कर दी। क्यों, क्योंकि मुझे डी निकालना था, ठीक है। तो बेसिक पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बस प्रोवाइडेड वहां पे आपका माइंड एकदम प्रॉपर कूल होना चाहिए, डरना वगैरह नहीं है। प्रॉपर के साथ, शांति के साथ बैठोगे तो काम हो जाएगा। अब ये 4 नंबर देके चल जाएगा एडवांस में। एडवांस के 4 नंबर मतलब लाखों में रैंक ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। चलो ये हो गया। 16 टर्म फ्रॉम द एंड, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करोगे, सर रिवर्स करके लिख देंगे बस। एपी को रिवर्स कर देना, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे पीछे से 16 टर्म पूछी ना, तो एपी को उल्टा कर दो। तो एपी क्या बना लोगे, 86 एंड सो ऑन अप टिल 10, 6 और 2। अब आपको सबसे पहले देखो फर्स्ट टर्म पता ही है 86, कॉमन डिफरेंस बताओ इस एपी का कितना है, 4 माइनस। आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म माइनस करोगे तो कितना आएगा कॉमन डिफरेंस, 6 माइनस 10 माइनस का 4, ठीक है। अब कुछ अब ए पता है, डी पता है, जो भी पूछेंगे तो आसानी से आंसर निकल जाएगा। क्या पूछा, 16 टर्म। 16 टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस 15d, कर लोगे। तो कभी भी कोई भी टर्म पीछे से पूछे, एंड से पूछे, तो एपी को उल्टा कर दो। जनरल जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते बस वैसे सॉल्व कर लो, ठीक है। एपी को क्या करते, रिवर्स वे में लिख दो, तो आपको अगर पीछे से पूछे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है सर, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी तो होता है। हाँ होता है, लेकिन फॉर्मूला एग्जाम में याद नहीं रहता है बहुत सी बार, लेकिन ये तरीका याद रह जाता है, हाँ है ना। फॉर्मूला भूल जाओ तो प्लस माइनस कहीं कोई तो काम अटक जाएगा, लेकिन तरीका नहीं भूलोगे। एपी को उल्टा कर दो, कैलकुलेशन कर दो, काम हो जाएगा। क्लियर है, यस सर। ओके। बाकी फॉर्मूला भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। एसएन दिया हुआ है, एन टर्म पूछा, ये भी स्टैंडर्ड है, यहाँ पे बता भी रखा है। बाकी एक और तरीका क्या होता था, एसएन पता और एएन निकालना होता,
अभी सर बता भी n की वैल्यू पुट करके 1 और 2 से a और d आ जाएगा। हाँ वो भी निकाल सकते हो। बाकी अभी एक और मैंने बताया था Sn माइनस Sn माइनस 1 करोगे तो भी आपके पास an आ जाएगा, है ना। Sn पता ही है, Sn माइनस 1 कैसे निकलेगा, जहां जहां भी n है उसकी जगह क्या रख दो, n माइनस 1। क्लियर है? अरे बोलो। और दूसरा, आप एक बार n को 1 पुट अप करो, n को 1 पुट अप करोगे तो S1 आ जाएगा। S1 मतलब कितना आ जाएगा, 5 + 3 8। S1 का मतलब क्या है, a1 है। हाँ S1 मतलब सम ऑफ वन टर्म्स, फॉर्म ऑफ वन टर्म में तो एक ही टर्म आएगा, तो मतलब ये आपको फर्स्ट टर्म हो गया। n की जगह 1 पुट अप करोगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। फिर n की जगह 2 पुट अप करोगे अगर तो S2 आ जाएगा। S2 मतलब कितना हो जाएगा, a1 + a2। जो भी वैल्यू आएगी S2 का मतलब क्या हो जाएगा, a1 + a2। तो यहाँ पे a1 + a2 की जो वैल्यू है, यहाँ पे a1 की वैल्यू पुट अप कर दोगे यहाँ से, तो यहाँ से a2 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड टर्म पता है, तो इसकी मदद से d आ जाएगा। a पता है, d पता है, फिर कुछ भी पूछा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। ओके। बाकी ये वाले क्वेश्चन जेई के सबसे ज्यादा फेवरेट, जनरली पूछ ही रहा है मेंस में हर बार। 2 सीरीज देती है, पूछता है कि नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स बताओ। यहाँ पे देखो पहली सीरीज क्या गिवन है एपी में, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। पहली सीरीज क्या गिवन है, 3 6 9 12 अप टू 78 टर्म्स, है ना। दूसरी सीरीज क्या, ये जेई में बहुत बार अभी पिछले 2-3 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी या तो 2 एपी दे देंगे या तो 3 एपी दे देंगे। वो पूछेंगे कि नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स बताओ। यहाँ पे कितनी टर्म्स है, 78 टर्म्स लेनी है। यहाँ पे कितनी टर्म्स लेनी, 59 टर्म्स लेनी है। पूछिए नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स बताओ, और उन कॉमन टर्म्स का सम पूछे या फिर कुछ भी पूछे, निकाल सकते हो। सबसे पहले कॉमन टर्म्स क्या क्या होगी, फिर उसका अपन नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स निकल जाएगी तो सारा काम हो जाएगा। बैकग्राउंड में जिसके आ रही है उनको बोलो अनम्यूट करे, पीछे वाले। हाँ बताओ कॉमन टर्म्स कैसे निकलेगी। सर सीरीज इसमें को जैसे 9 और 9 को लेके हम फर्स्ट टर्म बना लेंगे, और फिर इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है उसका एलसीएम लेके एक एपी बिल्कुल। क्रिएट कर लेंगे। बहुत बढ़िया। देखो पहले सब लोग ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, एक ही क्वेश्चन आप करेंगे और एक क्वेश्चन आप ट्राई करना। कॉन्सेप्ट सीख लो पहले। पहली कॉमन टर्म पहले ढूंढ लो, पहली कॉमन टर्म हमें दिख जाएगी क्वेश्चन से, यहाँ पे 9 है। अब अगली कॉमन टर्म जो आएगी उसके लिए कॉमन डिफरेंस निकालना, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, इसका कॉमन डिफरेंस है d1 कितना बताओ, 3 सर 3 वेरी गुड। एक सेकंड कलर चेंज कर देता हूं। हाँ इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 3। नीचे वाली का कॉमन डिफरेंस कितना है, 4। सर 4 4। तो जो कॉमन टर्म्स वाली टर्म बनेगी, कॉमन टर्म्स वाली जो एपी बनेगी, उसका फर्स्ट टर्म तो पता चल गया, उसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, एलसीएम ऑफ दोनों सीरीज का एलसीएम d1 एंड d2। तो d1 और d2 का एलसीएम मतलब 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12। 12 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। तो बेसिकली जो नई सीक्वेंस बनेगी उसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आएगा। तो फर्स्ट टर्म अगर 9 है, अगली टर्म क्या आ जाएगी, 12 ऐड कर दोगे, 21 21 एंड सो ऑन। अब बस मुझे क्या करना है, इसका सम पता करना। तो अगर इसका सम पता करना, ए पता है, डी पता है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है। अगर नंबर ऑफ Yes. टर्म्स पता चल गई, फिर एसएन का फॉर्मूला अप्लाई कर कुछ भी निकाल सकता हूँ। ए पता है, डी पता है, बस मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स पता करने के लिए मुझे लास्ट कॉमन टर्म पता करनी पड़ेगी, कि जैसे फर्स्ट कॉमन टर्म है 9, अगली कॉमन टर्म है 21, तो लास्ट कहां तक कॉमन टर्म जाएगी वो मुझे पता करना, कि लास्ट कॉमन टर्म क्या होगी दोनों में। तो कैसे पता करें, सर ये दोनों एपी quadratic की लास्ट टर्म equation निकाल के बनेगी, जो A सबसे and कम B होगी की उस वाले value से put इक्वेट करके। करेंगे। बहुत बढ़िया। सब लोग ध्यान से सुनना, तरीका क्या रहेगा कि दोनों जो सीरीज है उसकी लास्ट टर्म पता कर लो। दोनों सीरीज की क्या पता कर लो, सबसे पहले लास्ट टर्म, फिर उसमें से जो छोटी वाली टर्म होगी अपनी कॉमन टर्म उससे छोटी होगी। जैसे मान लो इस सीरीज का लास्ट टर्म कहां तक जाएगा, 78, तो इसका 78 टर्म निकाल लेते हैं। फर्स्ट वाली सीरीज का 78 टर्म क्या हो जाएगा, a + 77d, है ना। a कितना है 3 + 77 और d कितना है वो भी 3। ये कितना आएगा बताना लास्ट टर्म इसका, 234। 234। थैंक यू। इसका लास्ट टर्म तो निकालना आ जाएगा सबको, a + n - 1 × d। इसका लास्ट टर्म निकालने के लिए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कहां तक जा रही है, 59 तक, तो a + 48d करना, 237। 237। ओके थैंक यू। तो अपनी जो भी लास्ट कॉमन टर्म होगी, जो भी लास्ट कॉमन टर्म होगी वो किससे छोटी होगी, 234 से तो छोटी होगी, यस है ना। सर। अपनी जो लास्ट कॉमन टर्म होगी वो 234 से क्या होगी, छोटी। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो लास्ट कॉमन टर्म होगी आप देखो, फर्स्ट कॉमन टर्म तो आप क्वेश्चन से देख के निकाल लोगे, पहली स्टेप। स्टेप 1 क्या है, फर्स्ट कॉमन टर्म अपने क्वेश्चन से देख के। स्टेप 2 क्या है, कॉमन डिफरेंस निकालो। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, दोनों सीरीज का जो एलसीएम होगा वो कॉमन डिफरेंस होगा। यहां तक सबको समझ में आ गया था, बोलो यस Yes, सर sir. ठीक है। अब मेरे को कैसे भी करके लास्ट कॉमन टर्म पता करनी है। अगर लास्ट कॉमन टर्म मेरे पास आ जाएगी तो मेरे पास n आ जाएगा। तो लास्ट कॉमन टर्म पता करने के लिए मैंने क्या करा,
कि आपके पास जो दोनों सीक्वेंस होगी उसमें आप देख लेना लास्ट टर्म क्या है। दोनों सीक्वेंस का सबसे पहले क्या निकालोगे, लास्ट टर्म। उसमें से जो स्मॉलर है, जो स्मॉलर है उसको आप ले लोगे। स्मॉलर क्या है, 234 है। तो आपकी जो लास्ट कॉमन टर्म होगी वो कहीं ना कहीं, या तो हो सकता है 234 ही कॉमन टर्म हो, या फिर कहीं ना कहीं इसके पहले आ रही होगी। तो जो भी लास्ट टर्म अपनी कॉमन टर्म होगी, जो भी लास्ट कॉमन टर्म होगी वो 234 से क्या होगी, छोटी होगी। लास्ट कॉमन टर्म 234 के या तो छोटी होगी या तो क्या होगी, बराबर होगी। आपको कुछ नहीं करना है, an को इक्वेट कर देना लेस देन इक्वल टू 234। जैसे ही आप an को लेस देन इक्वल टू 234 इक्वेट करोगे आपका काम हो जाएगा। an का फॉर्मूला वापस क्या लग जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन इक्वल टू 234। अब फर्स्ट टर्म अपन ने क्या निकाली थी, 9, तो फर्स्ट टर्म की जगह क्या आ जाएगा, 9 प्लस n माइनस 1, और d अपना कितना निकला था, एलसीएम 12 लेस देन इक्वल टू 234। यहाँ से कैलकुलेशन करके देख लेते हैं n की वैल्यू कितनी आ रही है। 9 प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो n माइनस 1 टाइम्स 12 इक्वल लेस देन इक्वल टू 234 माइनस 9। 234 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 225 225 ना, करेक्ट है। 225 को 12 से डिवाइड कर दोगे तो n माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 225 डिवाइड बाय 12। हाँ, n माइनस 1 लेस देन इक्वल टू, ये अप्रोक्सीमेट कितना आएगा बताना थोड़ा सा। 19.75 19.7, थैंक यू वेरी मच। 19.7 समथिंग, तो माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, n लेस देन इक्वल टू 20.7 समथिंग। तो 20 से कम कौन सा इंटीजर आएगा, 20 पॉइंट समथिंग से 20 आ जाएगा, 20। आगे बात समझ में। तो यही क्या करना है आपको हर में काम। फर्स्ट टर्म पहले, फर्स्ट कॉमन टर्म पता करो, स्टेप 1। स्टेप 2 एलसीएम डी निकाल लो। एलसीएम ऑफ d1 एंड d2 से क्या आ जाएगा, d। और लास्ट टर्म पता करने के लिए इन दोनों सीरीज की जो लास्ट टर्म है उसमें से जो स्मॉलर है उसको ले लेना। दोनों सीरीज की लास्ट टर्म में जो स्मॉलर है उसको ले लेना, क्योंकि आपकी जो लास्ट कॉमन टर्म होगी वो इसके या तो बराबर होगी या तो इसके क्या होगी, छोटी होगी। तो आपने क्या पता कर लिया, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितनी पता कर ली, 20। अब आपको सम भी पूछा तो भी आ जाएगा। ए पता है, डी पता है, एन पता, तो एस एन का फॉर्मूला अप्लाई है ना। बोलो। यस सर। ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, तो एक बार इसको प्रॉपर्ली आप देख लेना। एपी के कुछ कॉमन जो चीजें आपको बता रही कि अगर किसी एपी में के ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, नई सीक्वेंस भी एपी में रहेगी। सम ऑफ द टर्म्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम सेकंड टर्म सेकंड लास्ट टर्म के सम के बराबर होगा, थर्ड और थर्ड लास्ट क्या होगा, बराबर होगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है एपी की कि पीछे से जो टर्म है उनका सम क्या होता है, सेम। फर्स्ट का सम लास्ट वाले के साथ सम करोगे तो वैल्यू सेम आएगी। शुरू से दूसरी, पीछे से दूसरी का सम सेम आएगा। शुरू से तीसरी, पीछे से तीसरी का सम क्या आएगा, सेम। इस तरह से आप आगे देख सकते हो। अच्छा, ये सबको पता है। एपी में नंबर ऑफ टर्म्स लेने का तरीका, यस सर। अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड लेनी है, नंबर ऑफ टर्म्स एपी में सिलेक्ट करनी है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो मिडिल टर्म हमेशा क्या होगी, ए। मिडिल टर्म हमेशा क्या होगी, ए। अब आगे डी ऐड करते जाओ और पीछे डी सब्सट्रैक्ट कर दो, तो ये 3 टर्म हो गई। तो 3 टर्म अगर एपी में लेनी तो इस तरह से लोगे। 5 टर्म अगर एपी में लेनी है तो इसी में और एक डी सब्सट्रैक्ट कर दो और इधर एक डी ऐड कर दो, 5 टर्म हो गई एपी में। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो आसान तरीका क्या, मिडिल टर्म देख लो, मिडिल टर्म ए मान लो, फिर इधर डी ऐड करते जाओ, इधर डी सब्सट्रैक्ट करते जाओ, तो अपने पास आपका काम हो जाएगा। दूसरा तरीका, नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है उस केस में कॉमन डिफरेंस जो होगा वो 2d होगा। कितना होगा, 2d। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना माना अपन ने, d माना। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना माना है, d माना है। और यहाँ पे अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो कॉमन डिफरेंस 2। तो इवन में क्या होगा, 2 मिडिल टर्म होगी। नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है, दो मिडिल टर्म कौन सी लोगे, a माइनस डी और a प्लस डी। बस देखो, यहाँ पे मिडिल टर्म क्या लेंगे, a। यहाँ पे मिडिल टर्म क्या लेंगे, a। इधर d ऐड करेंगे और इस साइड d सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो आपको टर्म्स मिलते जाएगी। यहाँ पे 2 मिडिल टर्म कौन कौन से लोगे, a माइनस डी और a प्लस डी। अब यहाँ पे आप 2d ऐड करो, इधर आप 2d सब्सट्रैक्ट करो। इधर 2d ऐड करोगे तो a प्लस 3d, इधर 2d सब्सट्रैक्ट करोगे तो a माइनस 3d। इस तरह से आपको नंबर ऑफ टर्म्स मिलती है। ठीक है, तो याद रखो तो ठीक है, नहीं रखो तो भी बिना इसके भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्लियर है, हाँ है ना। बाउंसर तो नहीं जा रहा है, ठीक है, ओके। ये ट्राई कर लो एक बार। अरे A5 आ गया, अब क्या करूं। सोचो।
पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन को सब लोग। थोड़ा सा ये याद होता है, ऐसे क्वेश्चन आते थे 10th में, रिवर्स करो वो करो। देखो चलो सीखते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? द डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर हैव 3 डिजिट इन एपी। कोई नंबर है, ध्यान समझना, वो 3 डिजिट नंबर है। क्या है? एक कोई नंबर है जो 3 डिजिट है, उसके जो 3 डिजिट्स है ना, ये आपस में कैसे हैं? एपी में। जैसे मान लो कोई 3 डिजिट नंबर ले लेते हैं, 3, 5 और 7, ये एपी में है, आया ना 357। आ रही बात समझ में? बोलो 1 2 3, ये भी किसमें? एपी में। तो इसी तरह से कोई 3 डिजिट नंबर है जिसके तीनों डिजिट एपी में है, पहली चीज तो ये बोली गई है। एंड सेकंड, मान लो इनके डिजिट अपन कुछ मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसको मैंने मान लिया P, इसको मान लिया Q, इसको मान लिया R। तो ये 3 डिजिट किसमें है? एपी में, पहली चीज। ओके, अब बोला है कि द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अब देखो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। क्या बोला क्वेश्चन? रिवर्स जो नंबर है, नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, तो रिवर्स नंबर इज 595 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। मतलब ओरिजिनल नंबर से वो कितना कम है? 594। ओरिजिनल नंबर से 594 क्या है? कम है। ठीक है, अब रिवर्स नंबर लिखना कैसे है वो पहले सीखेंगे। अब जैसे मान लो कोई नंबर, कोई एग्जांपल कोई नंबर ले लेते हैं, 237। कम भी दे रखा है 50। वो हाँ, वो पता है मुझे, 1 मिनट रुको पहले। मान लो कोई नंबर है 237, तो 237 को आप एक्सपांड करके कैसे लिखते थे बचपन में? एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ 237, 200 plus 3 हाँ, 2 into 100 प्लस 3 into 10 3 into 10 प्लस 7 into 1। याद आ रहा बचपन, है ना? yes तो sir ये 100 प्लेस, ये 10 प्लेस, ये यूनिट प्लेस। तो इसमें 100 मल्टीप्लाई करो, इसमें 10 मल्टीप्लाई करो, इसमें 1। ये एक्सपांडेड फॉर्म हो गया नंबर को लिखने का, डिजिट के फॉर्मेट। तो ये मेरा क्या है? फर्स्ट डिजिट। ये मेरा फर्स्ट डिजिट है, उसमें 100 मल्टीप्लाई किया, आगे से दूसरे सेकंड डिजिट में क्या किया? 10 मल्टीप्लाई, है ना? यस सर। थर्ड वाला डिजिट में 1 मल्टीप्लाई किया, और उन सबको मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? नंबर मिल जाता है। ये नंबर ही तो है 237 को लिखने का तरीका। बोलो। Yes, sir. इसी तरह से यहाँ पे जो मेरा नंबर है PQR, इसमें ये फर्स्ट डिजिट है, ये सेकंड डिजिट है, थर्ड डिजिट। अब ये एपी में, तो अभी अपन ने सीखा था अगर 3 नंबर एपी में लेने तो क्या क्या ले सकते हैं? मिडिल टर्म को ए ले लोगे, क्यू को, इसको ए माइनस डी ले लेंगे, इसको ए प्लस डी ले लेंगे, हाँ है ना? बोलो, ये फर्स्ट डिजिट, ये मेरा फर्स्ट डिजिट हो गया, ये मेरा सेकंड डिजिट हो गया, और ये मेरा क्या हो गया? थर्ड डिजिट, हाँ है ना? ये बोला कहाँ है कि ऑड है कि इवन? Yes, sir. अरे 3 डिजिट नंबर है ना, तो 3 डिजिट नंबर तो ऑड ही होता है ना? 3 डिजिट नंबर बोला गया ना बेटा, ठीक है। तो ये 3 डिजिट नंबर लिए, तो फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड डिजिट और ये थर्ड डिजिट। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब 3 डिजिट लिए ना, नंबर ऑफ टर्म्स 3 अपनी एपी में, तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 मतलब ऑड है। तो अब क्या बोला? इनका सम 15 दिया हुआ है। अब देखो इनका सम करने पे फायदा हो जाएगा। इन तीनों डिजिट का अगर आप सम करोगे तो कितना आएगा? a की वैल्यू 5 एक ही वैल्यू आ जाएगी। तो तीनों का सम अपन को दिया हुआ है 15, तो तीनों का सम करोगे तो डी कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5, है ना? ए की वैल्यू 5 आ गई। अब ए की वैल्यू 5 पता चल गई। अब देखो पहले ओरिजिनल नंबर को लिखते हैं। मुझे बताओ, अगर फर्स्ट डिजिट ये, सेकंड डिजिट ये, थर्ड डिजिट, तो ओरिजिनल नंबर को लिखने का तरीका क्या होगा? फर्स्ट डिजिट में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? बोलो। 100 प्लस सेकंड डिजिट में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 10। और लास्ट डिजिट में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? 1 माइनस 594। तो ये मेरा नंबर आ जाएगा। अच्छा, रिवर्स नंबर में क्या होगा? जो फर्स्ट है वो थर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड तो सेकंड रहेगा, थर्ड वाला फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? बोलो। Yes, sir. तो मुझे रिवर्स नंबर बताओ क्या होगा इसी फॉर्मेट में, एक्सपांडेड फॉर्मेट में। सबसे पहले क्या लिखूं? a plus b into 100 a प्लस b into 100 प्लस a into 10 a into 10 प्लस a A minus minus D. d into 1। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे a पता है, पूरी इक्वेशन से d आ जाएगा। आगे बात समझ में है ना? Yes, sir. a पता है, d पता है, फिर फर्स्ट डिजिट आ जाएगा,
सेकंड डिजिट आ जाएगा, थर्ड डिजिट आ जाएगा, तीनों डिजिट पता तो नंबर आ जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, Yes, तो sir. बस ध्यान रखने वाली बात ये, कभी भी अगर नंबर लिखना हो ना तो हमेशा एक्सपांडेड फॉर्मेट में ही लिखते हैं, ऐसा डायरेक्ट नंबर मत लिख देना। क्या लिखोगे? एक्सपांडेड फॉर्मेट में, उसमें क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व होगा। 2 डिजिट नंबर हो, 3 डिजिट नंबर हो, नंबर ऐसा रिलेशन जब भी दिया हो, उस रिलेशन के बाद जो अगली स्टेप रहती है उसमें नंबर को आप एक्सपांडेड फॉर्मेट में लिखना। ठीक है, एक बार और उसको ट्राई कर लेना, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चलो बढ़े आगे। सर इसमें डी गिवन है। डी तो निकालना पड़ेगा ना, आपके पास ए की वैल्यू आई है, ए की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट अप करोगे तो डी आएगा आपके पास। क्लियर है? ठीक है, ठीक, यस सर। ओके, ट्राई करना एक बार अगेन, सारे क्वेश्चन घर जाके ट्राई करोगे तो क्लियरिटी आ जाएगी। जीपी के बारे में आपको पता ही है, अगर हर टर्म में कॉमन टर्म मल्टीप्लाई कर दो तो जो सीरीज होती है वो जीपी में होती है। ऑलरेडी वी नो ऑल दिस थिंग। ये फर्स्ट टर्म है मेरी, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म में पावर 3 आ रही है, थर्ड टर्म में पावर 2 आ रही है, तो जो nth टर्म होगी उसमें पावर 1 कम आ जाएगी, ए आर की पावर क्या आ जाएगी? n-1। जो भी नंबर, जैसे यहाँ पे थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म की पावर कितनी? 2, फोर्थ टर्म की पावर कितनी? 3, फिफ्थ टर्म की पावर कितनी हो जाएगी? 4। तो ये आपकी जनरल टर्म ऑफ द एपी जीपी हो गई, ए आर की पावर n-1। इन सबका अगर मैं सम कर दूं तो सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द जीपी का फॉर्मूला हो जाएगा ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1, where r is the common ratio, a is the first term and n is the total number of terms। ठीक है, ओके। कभी कभी क्या होता है, ये जो r है ये बहुत अगर इसकी वैल्यू 1 से कम है, इसका मैग्नीट्यूड 1 से कम है, 1 से कम है मतलब अगर -1 और 1 के बीच में है अगर, ठीक है, उस केस में मेरे पास एक इनफाइनाइट जीपी बन जाएगी। इनफाइनाइट जीपी मतलब वो जीपी बढ़ाते ही जाओ। जैसे मान लो r की वैल्यू होगी 0.5, फिर उसमें 0.5 मल्टीप्लाई करता गया तो धीरे धीरे नंबर क्या होता है? कम होता जाएगा, कन्वर्ज होता जाएगा। तो उसको मैं इनफाइनाइटली अगर मैं ऐड करूंगा तो इनफाइनाइट जीपी का जो सम हो जाएगा वो आपको पता ही है, a अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, तो वो फॉर्मूला भी याद रख लेना। दूसरा, ये तो पता ही है आपको, जीपी में भी नंबर ऑफ टर्म्स का सेम कॉन्सेप्ट है। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर लेनी है, 3 टर्म्स लेनी है अगर, या फिर 5 टर्म्स लेनी है, या फिर 7 टर्म्स लेनी है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर 3, 5, 7 लेनी, तो मिडिल टर्म को हमेशा क्या मानोगा? नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड अज्यूम करनी है, 3, 5, 7, तो मिडिल टर्म को ए मानोगे। आगे वाले टर्म निकालने के लिए इधर r मल्टीप्लाई किया, इधर r डिवाइड किया, फिर इधर r मल्टीप्लाई किया, इधर r डिवाइड किया। जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स पूछी उतनी निकाल लेना। 3 पूछे तो ये ले लेना, 5 पूछे तो इन सबको ले लेना। नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है, बोला है कि भाई 2 टर्म्स लो या 4 टर्म्स लो या 6 टर्म्स लो, तो इवन के केस में अगेन 2 मिडिल टर्म रहेगी। 2 मिडिल टर्म क्या लोगे? a बाई आर और ए आर। ठीक है, a बाई आर और ए आर। आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ आने में आर स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, यहाँ से यहाँ आने में आर स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन हो, तो अगली टर्म निकालने आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो ए आर क्यूब, फिर इसके पहले वाली टर्म में आर स्क्वायर डिवाइड करोगे तो ए बाय आर की पावर क्यूब। ठीक है, तो ये देखो आता तो ठीक है, नहीं आता तो आप जनरल जो आप मानते हो वो मान लेना। फर्स्ट टर्म ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एंड सो ऑन, तो ये फर्स्ट टर्म, ये कॉमन रेशियो, ये nth टर्म। ठीक है, ओके, क्या आई थिंक सारे फॉर्मूले पता होंगे। एबीसी अगर एपी में है तो उनमें रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट 2b इक्वल टू एबीसी। अगर 3 नंबर है ए बी और सी, 3 नंबर अगर ये बोला एपी में है, ये क्वेश्चन जब भी आए तो दिमाग में ये बात चमक जानी चाहिए, 3 नंबर्स आर इन एपी, 3 नंबर्स आर इन एपी। ये क्वेश्चन में अगर एक लाइन लिख दी है तो आपको वहां से पहले से क्लिक कर जाना चाहिए, जो मिडिल टर्म होगा ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये अगर चमक जाएगा तो क्वेश्चन आसानी से सोल्व। और ये कब चमकना चाहिए? जब ऐसी लाइन लिखी हो क्वेश्चन में 3 नंबर्स आर इन एपी, तो 3 नंबर्स आर इन एपी जैसे ही आपको दिखे तो आप क्या करना? ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 2b इक्वल टू a प्लस, ये डिराइव करना भी आसान है। 3 नंबर अगर जीपी में दिए हो तो मिडिल टर्म का स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, मिडिल टर्म का स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। तो ये 2 कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। 3 टर्म अगर एपी में है तो ये, 3 टर्म अगर जीपी में है तो ये, इसको इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। जैसे ये बोला, देखो the 3 terms are the first 3 terms of the GP, तो 4th टर्म बताओ। तो जैसे ही बोला 3 टर्म जीपी में, तो क्या बताओगे? बताओ क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, बोलो। B square इक्वल टू AC, तो मिडिल टर्म का स्क्वायर, मिडिल टर्म जो भी होगी मिडिल टर्म उसका स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, है ना? बोलो, ये क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक से x आ जाएगा, x पता चल जाएगा मतलब तीनों टर्म्स पता चल जाएगी। फिर जो भी पूछे 4th टर्म 5th टर्म सब निकाल लेना, है ना? यस सर। Yes, sir. इन जीपी a1 प्लस a2 प्लस शुरू के 3 टर्म का सम दिया है, पूछा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर,
ठीक है, ये भी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन में, इसमें फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगला फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड टर्म पता है, एट टर्म पता है, एन के टर्म से तो एन पता करो। तो यहाँ पे तीन रिलेशन आएंगे आपके पास, तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल। फर्स्ट टर्म को लिखने का तो तीन टर्म है ना, सॉरी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और एट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को ए मान लेना, ए की वैल्यू n की पावर -4। सेकंड टर्म क्या आएगा आपके पास, a इंटू आर है ना, इसकी वैल्यू कितनी, n की पावर n। थर्ड एट टर्म क्या आएगा, a r की पावर 7, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, n की पावर 52। क्लियर है, यहाँ पे तीन वेरिएबल कौन कौन से हैं, a r और n, आपको n निकालना है। तो चाहो तो लॉग लेके सॉल्व कर सकते हो, दोनों तरफ लॉग ले लेना। ठीक है, कैलकुलेशन आप घर पे ट्राई करना, इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, कर लोगे सॉल्व। यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। इन एन इंक्रीजिंग, जो जेई का क्वेश्चन 2021 में आया था, एक जीपी है, इंक्रीजिंग जीपी मतलब आर पॉजिटिव होगा। इंक्रीजिंग जीपी से क्या समझ में आता है, आर पॉजिटिव होगा। सम ऑफ द सेकंड टर्म एंड द सिक्स्थ टर्म इक्वल टू 25/2। प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी द सम ऑफ सेकंड, सॉरी मैंने गलत किया, सम ऑफ सेकंड टर्म एंड सिक्स्थ टर्म। तो आपको सेकंड टर्म और सिक्स्थ टर्म का सम दिया है, मतलब A2 प्लस A6। और क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इक्वल टू 25। तो सम बता करो इनका। अब देखो अगेन दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, क्या निकाल लोगे, A और R है ना। थोड़ी सी कैलकुलेशन अगेन जाएगी, फिर जो भी क्वेश्चन पूछा एक बार आप निकालना। हो सकता है यहाँ से जो रिलेशन आएगा वो इस रिलेशन में काम। तो पहले A और R निकालने से पहले क्या करना, ये देख लेना निकालना क्या है। द सम ऑफ फोर्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड एट टर्म। तो फोर्थ, सिक्स्थ और एट का सम पूछा है। ठीक है, आप देखो ये भी ऑर्डर में गिवन है, फोर्थ फिर सिक्स्थ फिर एट। ठीक है, तो चाहो तो इसको या तो वैल्यू पुट अप कर देना, देखना यहाँ से रिलेशन अगर डायरेक्ट डल रहा हो तो दूसरा क्या कर सकते हो, सेकेंड और सिक्स्थ का सम दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे अगर मैं सेकेंड टर्म ऐड कर दूं, सेकेंड टर्म सब्सट्रैक्ट कर दूं, और थर्ड और फिफ्थ में एक रिलेशन दिया हुआ है, तो सेकेंड अगर मैं ऐड सब्सट्रैक्ट कर दूं, फर्स्ट और लास्ट का सम नहीं। ठीक है, वैल्यू पुट अप कर देना आपको। ठीक है, हाँ है ना। यस सर। ठीक है, वैल्यू पुट आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है उसमें। अगेन 3 पॉजिटिव नंबर फॉर्म्स एन इंक्रीजिंग जीपी, मिडिल टर्म इज डबल द न्यू नंबर ऑफ आर इन एपी देन द कॉमन रेशियो। अगेन तीन टर्म एपी में लेनी है, जैसे बताया था मिडिल टर्म को ए बाई आर और ए आर ले लेना, हो जाएगा सॉल्व। ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई, सी की पावर जेड, ये इक्वल गिवन है। एक्स वाई जेड अगर जीपी में प्रूव दैट लॉग ए लॉग बी लॉग सी भी जीपी में होंगे। ये भी आसान क्वेश्चन है, किसी भी तीन टर्म को अगर जीपी में प्रूव करना है, अगर कोई बोला कि भाई इनको जीपी में प्रूव करो, तो जीपी में प्रूव करने का एक ही तरीका क्या है कि जो मिडिल टर्म का स्क्वायर है वो फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर, या फिर कोई भी दो का रेशियो आपस में क्या होना चाहिए, सेम। बी बाई ए का रेशियो सी बाई बी की क्या आना चाहिए, बराबर। अगर ये बराबर आ रहा है मतलब टर्म्स किस में हो जाएगी, जीपी में हो जाएगी। तो आपको क्या प्रूव करना है, इन तीनों को जीपी में प्रूव करना है। मतलब आपको ये प्रूव करना है कि मिडिल टर्म का जो स्क्वायर है वो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ये अगर आपने प्रूव कर दिया तो आपका काम हो जाएगा। गिवन रिलेशन क्या है ये, सर जीपी में गिवन है, एपी में प्रूव करना है। यहाँ पे जीपी लिखा है एक्स वाई जेड। हाँ एक बार ट्राई देख लेना इसमें क्वेश्चन में कैलकुलेशन क्या है। ठीक है, हाँ जीपी में प्रूव करना बेटा, सही है क्वेश्चन। ठीक है, जीपी में दिया, जीपी वाले क्वेश्चन आते हैं क्या प्रूव करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। नहीं, प्रूव करने के लिए क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज हो सकता है। वो आपको बोलेगा कि ये जीपी में है या नहीं है, ट्रू फॉल्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड। स्टेटमेंट 1 में दे देगा, स्टेटमेंट 2 दे देगा, करेक्ट है कि नहीं ये पूछ सकता है। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आ सकते, क्वेश्चन फॉर्मेट बन के आ सकता है ऑब्जेक्टिव के टर्म्स में। क्लियर है, तो कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए, इसलिए सॉल्व जरूर करना। सर जब पहले करा था ना ये वाला, जो नंबर्स अगर जीपी में हो तो उनका लॉग एपी में होता है, ये हाँ पढ़ा वो था। अलग चीज है, वो अलग चीज। यहाँ पे जो रिलेशन दिया उसका यूज करना है, ए की पावर एक्स इक्वल टू ए की पावर वाई, वो रिलेशन दिया इसलिए वो क्वेश्चन अलग बना है। वो जो कॉन्सेप्ट है वो तो अलग ही है कि अगर नंबर एपी में उनका लॉग ले लेंगे तो जीपी में बदल जाएगा, वो तो प्रॉपर्टी होती है। लेकिन उस क्वेश्चन के हिसाब से वो क्वेश्चन सही है। क्लियर है, ठीक है सर। हाँ ठीक है। बाकी जीपी की वही प्रॉपर्टी, अगर कोई जीपी में है कोई सीरीज, उसमें अगर सब में के मल्टीप्लाई कर दोगे तो गिवन सीक्वेंस भी जीपी में ही रहेगी। ठीक है, यस सर। ओके ठीक है। अगेन ये जेई के कुछ क्वेश्चन है जीपी के ऊपर, ये सारे क्वेश्चन पहले भी क्लास में कवर हुए। अगेन सारे इलस्ट्रेशन अच्छे हैं, इनको आपको घर पे ट्राई करना है। देखो पढ़ो एक बार, अच्छा क्वेश्चन है। A1 A2 A3 इंक्रीजिंग जीपी है, उसमें A1 A3 A5 और A7 का प्रोडक्ट, ऑड टर्म्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है।
A2 और A4 का सम दिया हुआ है, अगेन देखो वैसा ही क्वेश्चन है ना, अभी थोड़ी Yes, देर पहले दिया था, दो इक्वेशन से आपको ए और आर का रिलेशन डेवलप करना है, फिर सेकंड रिलेशन पुटअप करना है। कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, सॉल्व जरूर करना एक बार, सॉल्यूशन गिवन है, दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के, एक बार प्रैक्टिस कर लेना हो जाएगी, ठीक है। सम ऑफ द जीपी का फॉर्मूला पता ही आपको, ए आर की पावर n-1 अपॉन आर -1 या फिर 1 - r, कुछ भी लिख सकते हो। इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला a अपॉन 1 - r, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, इस पे भी प्रैक्टिस कर लेना, ये सारे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में आता था बहुत बार, याद हो तो 8 क्या करोगे इसमें, कॉमन ले 8 कॉमन ले लेना, 1 1 1 क्रिएट हो जाएगा, फिर 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, फिर 9 99 900 ये क्रिएट होगा, फिर 9 को क्या लिखोगे 10 - 1, 99 को क्या लिखोगे 100 - 1, 999 को क्या लिखोगे 1000 - 1, है ना। यस ये सर। देखो, कर लेना सॉल्व, ये ऑलरेडी बहुत बार कर रखे हैं हमने, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं कर रखी हो एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी होगी लेकिन प्रैक्टिस हो जाएगी। एचपी में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जब भी एचपी का क्वेश्चन आए उसको एपी में कन्वर्ट कर देना है। जब भी अगर बोला गया जैसे 3 नंबर है एबीसी, बोला गया 3 नंबर है एचपी में, तो आपको कुछ नहीं करना, चुपचाप से बोल देना अगर ये 3 नंबर एचपी में है तो इनके जो रेसिप्रोकल होंगे वो किस में हो जाएंगे, एपी में। AP। अब एपी की जो जो भी प्रॉपर्टी, अच्छा एचपी का कभी भी आपको सम नहीं पूछेगा, क्योंकि सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द एचपी का कोई फॉर्मूला नहीं होता, जनरल टर्म पूछ सकता है लेकिन सम कभी नहीं पूछेगा, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब अगर ये 3 टर्म एपी में, अब 3 टर्म अगर एपी में तो उनके साथ मुझे खेलना आता है, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, है ना, ये रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो 2/b इक्वल टू a प्लस सी अपॉन ac, तो यहाँ से अपने पास रिलेशन क्या आ जाएगा, b इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ac अपॉन a प्लस सी। तो ये भी एक रिलेशन होता है कि अगर abc hp में है तो ना आपस में रिलेशन क्या होगा, तो मिडिल टर्म इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी। क्लियर है। तो कभी भी एचपी के क्वेश्चन आते हैं आप सिंपली उसको क्या करना, रेसिप्रोकल करके एपी में कन्वर्ट कर लेना, फिर एपी में जो कॉन्सेप्ट आपने सीखी उसको अप्लाई कर लेना, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ट्राई कर लेना घर पे कैलकुलेशन के साथ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन 2 तरह के होते हैं, एक तो नॉर्मल जैसे आपको बोलते हैं जो स्टैटिस्टिक्स में होता है, जैसे मान लो कुछ टर्म से मेरे पास a1 a2 a3, मान लो कुछ टर्म से an तक, n टर्म से, तो इनका अर्थमेटिक मीन निकालने का तरीका क्या होता है, जल्दी बता दो। ऐड करके बट हाँ, किसी का मीन निकालना, तो मीन निकालने का तो एक ही तरीका है ना, सबको ऐड कर दो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। यस सर। अरे बोलो, ठीक है। इन्हीं का अगर मुझे Yes, sir. ज्योमेट्रिक मीन निकालना हुआ तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे ऐड करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन में क्या करेंगे, प्रोडक्ट करके पावर 1 इन सबका क्या कर दोगे मल्टीप्लीकेशन, इन सबका मल्टीप्लीकेशन करके पावर कितनी करोगे, 1/n। वेरी गुड। वैसे 2 कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर नंबर कुछ नंबर्स आपको दे दिए हैं उनका अर्थमेटिक, अब ये नंबर जरूरी नहीं एपी या जीपी में हो, नंबर कैसे भी हो सकते हैं, कोई भी सीरीज आपको दे दी या कोई भी सीक्वेंस आपको दे दी, सॉरी, अब उसका अर्थमेटिक मीन निकालना है तो उसके लिए जरूरी नहीं उन नंबर को एपी या जीपी में होना चाहिए, कोई भी रैंडम आपको नंबर दे दे उनका अर्थमेटिक मीन निकालना, तो क्या करोगे, सबका सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ज्योमेट्रिक मीन निकालना अगर तो सबका प्रोडक्ट की पावर 1/n, सबका प्रोडक्ट की पावर 1/n, सॉरी, ठीक है। अब इसमें दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, कि कैसे अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना। तो फटाफट याद दिला देता हूं कि फर्स्ट टर्म मान लो a है, लास्ट टर्म है b, इसमें बोला गया कि n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करो, मतलब a1 a2 a3 अप टिल an, क्या करो n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करो। आपको पूछेंगे भाई ये जो अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करो वो निकालना है, तो आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा d। क्या निकालना पड़ेगा, d निकालने का तरीका बहुत आसान है, लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म पता है ना, लास्ट टर्म क्या हो जाएगी बोलो, b, लास्ट टर्म कितनी हो जाएगी b, फर्स्ट टर्म क्या है a। तो किसी भी एपी में लास्ट टर्म मतलब nth टर्म पता है मेरे को, फर्स्ट टर्म पता है मेरे को, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n+2, हाँ, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये n और 2 एक्स्ट्रा, देखो ये तो n है और उसमें 2 एक्स्ट्रा भी तो है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी n+2 है ना। Yes, sir. तो an वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो an वाला जो जनरल फॉर्मूला होता है, इसको मैं कैपिटल के टर्म्स में लिख रहा हूँ, जनरल फॉर्मूला क्या होता है एपी का a प्लस n-1 इंटू डी, है ना, जहाँ पे ये होता है फर्स्ट टर्म, ये होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये होता है कॉमन डिफरेंस। तो a को लास्ट टर्म कितनी गिवन है b, तो an की जगह क्या आ जाएगा, लास्ट टर्म की जगह b आ जाएगा, फर्स्ट टर्म कितनी गिवन है a, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n+1 इंटू डी, तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी d माइनस a अपॉन n+1, है ना, ठीक है। ठीक है सर।
ओके, तो कॉमन डिफरेंस निकाल लो। जैसे कॉमन डिफरेंस आएगा कोई भी टर्म आपको पता कर, अब देखो ये आपकी फर्स्ट, इसमें डी ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, फिर इसमें डी ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, इसमें डी ऐड करोगे तो अगली टर्म, तो a1 कितना आ जाएगा, फर्स्ट वाली टर्म कितनी आ जाएगी, ये वाली टर्म a1 वाली, इसमें डी ऐड करने पे तो a प्लस डी, फिर इसकी अगली टर्म क्या आएगी, इसमें वापस डी ऐड करोगे तो a प्लस 2d, फिर इसकी अगली टर्म क्या आएगी a प्लस 3d एंड सो ऑन, और एन टर्म एन अर्थमेटिक मीन में an क्या आ जाएगा a प्लस nd, है ना। चमक रही बात। तो कहने का मतलब क्या है, अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने को जब भी बोले ए और बी के बीच में बोला कि अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करो, सबसे पहले निकाल लो डी निकालने का फॉर्मूला क्या है, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली बात क्या है, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन इंसर्टेड, है ना, याद आ रहा है, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन इंसर्टेड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई छोटा सा एग्जाम्पल लू, मान लो लिया 3 और दूसरा नंबर ले लिया मान लो 18 और पूछा इसके बीच में 5 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करो, या फिर हाँ ठीक है 5 अर्थमेटिक मीन या फिर 4 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करो, कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना बोला, 4। क्लियर है, बोलो बच्चों। यस सर। अगर दो नंबर दे दिए 3 और 18 और बोला इसके बीच में 4 अर्थमेटिक मीन, इसका मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट का मतलब कि 4 नंबर इस तरह से इंसर्ट करो, तो कॉन्सेप्ट भी समझना जरूरी है, 4 नंबर इस तरह से इंसर्ट करना है ताकि पूरी सीक्वेंस किसमें कन्वर्ट हो जाए, एपी में, पूरी सीक्वेंस किसमें कन्वर्ट हो जाए, एपी में। तो 4 नंबर ऐसे इंसर्ट करो 3 और 18 के बीच में, ऐसे 4 नंबर इसके अंदर फिट कर दो ताकि पूरी की पूरी सीक्वेंस एपी में कन्वर्ट हो जाए। तो 4 नंबर क्या होंगे ये मुझे पता करना है, इसके लिए डी पता करना पड़ेगा। तो बताओ डी का फॉर्मूला बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। तो यहाँ पे वैल्यू बताओ क्या क्या होगी, बी कितना है, बी लास्ट टर्म, ए फर्स्ट टर्म, बी की वैल्यू कितनी होगी 18, ए की वैल्यू कितनी होगी 3 और एन कितना 3। होगा इस क्वेश्चन में, नंबर ऑफ टर्म 4। नंबर ऑफ टर्म्स नहीं, जितनी अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए, तो 4 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए तो एन की वैल्यू 4 पुट अप करोगे तो कितना आ जाएगा 15/5 दैट इज 3। तो डी आपका 3 आ गया। अब फर्स्ट टर्म निकालना है तो वो हो जाएगा a प्लस डी दैट इज 3 + 3 6। सेकेंड टर्म सेकेंड अर्थमेटिक मीन a प्लस 2d, तो 6 + 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 9। थर्ड अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा 12, फोर्थ कितना आ जाएगा 15। तो जो टर्म क्या होगी 6 9 12 15। अब देखो ये पूरी सीक्वेंस एपी में कन्वर्ट हो गई, है ना। यस सर। ओके, अच्छा यहाँ पे एक फॉर्मूला भी होता है, ये जितनी भी आप टर्म्स निकालते हो एन अर्थमेटिक मीन, इन एन अर्थमेटिक मीन का एक सम का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अगर इन सबका मैं सम कर दूं, एन अर्थमेटिक मीन का अगर आपको सम करना है तो सम का भी एक फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना, एन टाइम्स अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, मतलब a + b/2। तो फॉर्मूला याद कर लेना, जितने भी अर्थमेटिक मीन आपने निकाले उनका सम का फॉर्मूला n टाइम्स a + b/2। जितने भी अर्थमेटिक मीन निकाले हैं उनके सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n टाइम्स a + b/2। क्लियर, यस सर। ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन आया था 2022 में अर्थमेटिक मीन पे, एन अर्थमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन a एंड 100, a और 100 के बीच में एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए गए, ठीक है, such that the ratio of the first arithmetic mean and last arithmetic mean, तो first arithmetic mean कौन है a1, last arithmetic mean कौन है an, the ratio of the first arithmetic mean and last arithmetic mean is 1/7 such that a plus n equal to 30। दूसरा रिलेशन क्या गिवन है, a plus n equal to 33। n की वैल्यू बताओ, तो बताओ फर्स्ट अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a1 का a plus d, a plus d, लास्ट वाले का फर्स्ट वाला a plus d, ए प्लस nd, ए प्लस डी होगा। nd होता है फर्स्ट अर्थमेटिक मीन a plus d होता है, सेकेंड अर्थमेटिक मीन क्या होता है a plus 2d, थर्ड अर्थमेटिक मीन क्या होता है a plus 3d, है ना। तो nth अर्थमेटिक मीन क्या होगा a plus nd होगा, ये वैल्यू में कितनी गिवन है 1/7। क्लियर है यहाँ तक। हाँ, अब बताओ कैसे निकालेंगे, डी निकालना है सबसे पहले, तो सबसे पहले डी का फॉर्मूला अप्लाई कर देना। डी का फॉर्मूला बताओ, माइनस बी 100 minus ए अपॉन n plus n n + 1। तो यहाँ पर डी आ गया n + 1 भूलो मत, ये डी की वैल्यू यहाँ पुट अप कर देना, तो पूरी रिलेशन ए और एन में आ जाएगी। दो इक्वेशन दो वेरिएबल से ए और एन आ जाएगा। क्लियर है सर, ये an वाला फॉर्मूला समझ नहीं आया सर। ए एन वाला फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या सिखाया था अभी आपको, जो अर्थमेटिक मीन अपन इंसर्ट कर रहे हैं, जैसे मान लो फटाफट देख लो, फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म है बी, यहाँ पे मैंने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए, मान लो फर्स्ट
एक अर्थमेटिक मीन, सेकंड अर्थमेटिक मीन, थर्ड अर्थमेटिक मीन और लास्ट एन अर्थमेटिक मीन। ठीक है, मान लो मैंने एन अर्थमेटिक मीन इसके बीच में इंसर्ट किए हैं। अब मुझे ये अर्थमेटिक मीन पता करना है। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, इस तरह से टर्म इंसर्ट करो ताकि पूरी सीक्वेंस किस में कन्वर्ट हो जाए, एपी में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब सबसे पहले आप निकालोगे डी। स्टेप 1 में क्या निकालोगे, डी। डी का फॉर्मूला अभी आपको मैंने रटाया क्या, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन इंसर्टेड। एन इज द नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन इंसर्टेड। बोला 4 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है तो 4 होगा, एन की वैल्यू 5 करना है तो 5 होगी। एन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, एन क्या है, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन इंसर्टेड। यहां से डी आ जाएगा। अब एपी में आपको पता ही है ना, एपी में अगर फर्स्ट टर्म पता है, डी पता, तो सेकंड, ये देखो ये एपी की सेकंड टर्म है, तो एपी की सेकंड टर्म कैसे निकलेगी, फर्स्ट टर्म में डी ऐड करोगे तो सेकंड टर्म आएगी, है ना? अरे बोलो, फर्स्ट टर्म में डी ऐड करोगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी। तो सेकंड टर्म क्या है आपके पास, a1। तो फर्स्ट टर्म में डी ऐड करोगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी। तो सेकंड टर्म क्या थी, a1 थी। तो ये टर्म निकालने के लिए इसमें डी ऐड कर देंगे। अब इसमें वापस डी ऐड करोगे तो इसकी अगली टर्म आएगी, तो इसमें वापस डी ऐड करो, इसमें डी ऐड करोगे तो अगली टर्म क्या आ जाएगी, a+2d। फिर इसकी अगली टर्म क्या आएगी, a+3d। तो ये थर्ड टर्म हो जाएगी, थर्ड अर्थमेटिक मीन। इसकी अगली टर्म क्या होगी, a+, दोनों में कंफ्यूज मत होना, nth टर्म वो अलग होता है, ये अर्थमेटिक मीन का अलग होता है। तो यहाँ पे अगर मेरे को nth अर्थमेटिक मीन पूछेंगे तो फर्स्ट में a1 में यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 में 2 आ रहा है, 3 में 3 आ रहा है, 4 में 4 आ रहा है, n में क्या आएगा, a+nd आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। ओके, यस सर। तो आपका फॉर्मूला आपको बता दे, बताओ सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन। ये जो अर्थमेटिक मीन अपन ने निकाले, इनका सम का फॉर्मूला वापस बता दो। सर n टाइम्स a plus b by 2 b divided by 2। तो रट लेना। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन, इसी तरह से ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट है, फटाफट देख लो। दो नंबर आपको दे देंगे, कोई भी दो रैंडम नंबर, ए और बी। बोला क्या, इसके अंदर n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए गए, g1 g2 g3 अप टिल मान लो gn। इस तरह से इंसर्ट किए गए हैं ताकि पूरी सीक्वेंस किस में कन्वर्ट हो जाए, बोलो किसमें कन्वर्ट हो जाए, जीपी में। इस तरह से इंसर्ट करना था कि पूरी सीक्वेंस जीपी में कन्वर्ट हो। अब आपको निकालना अगेन वही है, आपको निकालना क्या है, मुझे अगेन पता करना g1 कितना होगा, g2 कितना होगा, g3 कितना होगा, और ये जो मैंने n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया gn कितना होगा। अच्छा, जीपी में अगर है, फर्स्ट टर्म पता, अगली टर्म निकालने के लिए क्या तरीका होता है जीपी में, फर्स्ट टर्म में क्या करें ताकि सेकंड टर्म आ जाए, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई या डिवाइड। कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अगर फर्स्ट टर्म a है, अगली टर्म पता करने के लिए r से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो g1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इंटू r आ जाएगी, यस सर। है ना? अब इसके आगे वाली टर्म्स अगर पता करनी तो हर टर्म में r मल्टीप्लाई कर दो, r वापस मल्टीप्लाई करोगे r स्क्वायर, इसमें वापस r मल्टीप्लाई करोगे तो r क्यूब। यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है तो पावर 2 है, 3 है तो पावर 3 है, तो n होगा तो पावर कितनी होगी, n होगी, है ना? बोलो, नहीं आ रही बात समझ में? अरे आ रही कि नहीं? यस आ रही है सर। यस सर। अब r निकालना है, जैसे पिछली बार अपन ने d निकाला था, क्या निकाला था, d। सबसे पहले क्या निकाला था, d। तो d का फॉर्मूला क्या था यहाँ पे, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। d का फॉर्मूला क्या था, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। यहाँ पे r का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, b by a की पावर 1 by n plus 1। हाँ, b बाई a की पावर 1 बाई n प्लस। तरीका वही रहेगा, लास्ट टर्म पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, r आ जाएगा। जैसे अपन ने एपी में निकाला था, डिराइव किया था, तो यहाँ पे r आ जाएगा। r निकालने के बाद आप कुछ भी पूछे, अगर पूछे 7 टर्म, तो 7 टर्म के 7 ज्योमेट्रिक मीन बताओ क्या हो जाएगा, a r की पावर 6 r power 6 7 होगी a सर। r की पावर a r की पावर 7, है ना? 7। यस सर। ठीक है, r पता है, a पता है, r निकाल लेना। a तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होगा, कुछ भी पूछे g1 g2 g3 g7 gn आप निकाल सकते, क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला याद रखना, वहां पे फॉर्मूला बोला था कि उनका सम याद करने को बोला था, यहाँ पे प्रोडक्ट याद करना, कि जितने भी ज्योमेट्रिक मीनिंग का प्रोडक्ट अगर मैं कर दूं, इनका क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या आता है, a b की पावर 1 upon 2n। ए बी की पावर n/2 शायद, है ना? a बेसिकली into b की पावर n upon। हाँ, मतलब बेसिकली क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। ज्योमेट्रिक मीन ए बी का ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा, रूट ए बी। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी की पावर n, ऐसे याद रखना, है ना? वहां पे क्या था, n टाइम्स अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी, है ना? 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, a प्लस बी बाई 2। n टाइम्स अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ज्योमेट्रिक मीन ए बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, a इंटू बी की पावर 1/2 की पावर n। ये फॉर्मूला है, याद रख सको तो याद रख लेना, क्लियर है? यस सर।
देख लो ये आर का फॉर्मूला बी अपाय ए की पावर 1/n+1 और कोई भी ज्योमेट्रिक मीन पूछे जी के इक्वल टू ए आर की पावर के, ठीक है। आर का फॉर्मूला बी अपॉन ए लास्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म की पावर 1/n+1। अगेन एन क्या है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इंसर्टेड। और आपको जो भी टर्म पूछे बोला 6th बोलता तो 6 निकालने के लिए ए आर की पावर 6, बोला 9th बताओ, 9th निकालने के लिए ए आर की पावर 9। बस ए पता है आर पता, कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये ट्राई कर लेना घर पे, क्वेश्चन देख लो फटाफट, चलो कर लेना आप घर पे क्वेश्चन, ठीक है। हार्मोनिक मीन में भी सेम चीज है। हार्मोनिक मीन का वाला क्वेश्चन आए तो आपको फॉर्मूला पता ही है, ए बी सी अगर एचपी में है तो मिडिल टर्म क्या क्या फॉर्मूला आया था, 2ab/a+c। हाँ 2ac अपॉन a+c, ठीक है। बस इतना याद रखना, बाकी क्वेश्चन इस पे ज्यादा नहीं आएंगे। अनदर इंपॉर्टेंट रिलेशन जो बहुत काम आता है, अगर नंबर पॉजिटिव नंबर से, इफ द नंबर आर पॉजिटिव देन उनका अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू द हार्मोनिक मीन। तो कोई भी नंबर अगर पॉजिटिव नंबर गिवन है, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर कितने भी नंबर गिवन हो, पॉजिटिव होने चाहिए पहली बात, तो उनका अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन अगर अपन निकाला तो अर्थमेटिक मीन हमेशा सबसे बड़ा होगा, फिर आएगा आपका ज्योमेट्रिक मीन, फिर आपका आएगा हार्मोनिक मीन। इक्वेलिटी कब आएगी, जब अगर तीनों नंबर सेम है, नंबर्स अगर सेम है, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ 5 5 5, ये 3 नंबर लिए, तो इनका अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन तीनों क्या आएंगे, सेम आएगा। लेकिन अगर नंबर डिफरेंट है और पॉजिटिव है तो उनका अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा आएगा और हार्मोनिक मीन से सबसे छोटा होगा हार्मोनिक। क्लियर है? यस सर। और अर्थमेटिक मीन निकालने का तरीका भी आपको सिखा दिया है, दोनों में अंतर है। एक इंसर्शन ऑफ द अर्थमेटिक मीन वो पूरा अलग कॉन्सेप्ट है, और अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन ये अलग कॉन्सेप्ट है। ये अभी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि a1 a2 a3 an अगर ये नंबर्स हैं तो इनका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालोगे, इन सबका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालोगे, इन सबका प्रोडक्ट डिवाइडेड पावर 1/n, है ना? ठीक है, यस सर। ओके। ये क्वेश्चन कब कब अप्लाई करने रहते हैं, जब भी क्वेश्चन में आपको बोला है भाई इसकी मिनिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन की निकालो, टर्म्स उसके अंदर अगर पॉजिटिव है और प्रोडक्ट और सम में एक रिलेशन दिया हो, मिनिमम वैल्यू पूछी हो, इस तरह के कीवर्ड्स अगर आपको नजर आ रहे हैं तो आपको दिमाग में बैठाना, अरे अच्छा इस क्वेश्चन में एएम जीएम का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा। एचएम का बहुत कम क्वेश्चन आते ही नहीं, जनरली क्वेश्चन में एएम जीएम से ही होंगे। लेकिन देखो क्वेश्चन बोलेगा नहीं कि मुझे एएम जीएम अप्लाई करो, आपको खुद को दिमाग लगाना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में एएम जीएम अप्लाई करना है। और दिमाग लगाने के लिए 3 की पॉइंट है। पहला की पॉइंट, उस क्वेश्चन में आपको पूछा भाई मिनिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन की पता करो। सेकंड की पॉइंट, उसमें जो टर्म्स इन्वॉल्व हो वो पॉजिटिव हो। और थर्ड की पॉइंट, कहीं ना कहीं सम और प्रोडक्ट में एक रिलेशन आपको दिया हो इनइक्वालिटी के टर्म्स में, और मिनिमम वैल्यू पूछी हो, तो ऐसे क्वेश्चन में आप एएम जीएम अप्लाई करना। अब एक क्वेश्चन करूंगा, जैसे यहाँ पे पूछा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 की पावर x प्लस 4/4 की पावर x। बोला इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। क्या बोला, इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। अब देखो यहाँ पे 2 टर्म्स इन्वॉल्व है और दोनों के बीच में प्लस का साइन है। क्या दोनों टर्म्स पॉजिटिव है? बोलो। यस सर। आया ना? a की पावर x एक्सपोनेंशियल टर्म्स हमेशा पॉजिटिव ही तो होती है। Yes, sir. ग्राफ हमेशा x एक्सिस के क्या होता है, ऊपर। एक्सपोनेंशियल टर्म कभी नेगेटिव आती है क्या? चाहे x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, या आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। -2 भी रखोगे तो कितना आ जाएगा, 4 की पावर -2 1/60। -3 रखोगे तो 1/64, है ना? लेकिन आंसर तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो दोनों टर्म कैसी पॉजिटिव है। अब पूछा है इसकी मिनिमम वैल्यू निकालो, तो मैं क्या कंसीडर, 2 टर्म कंसीडर कर लेते। कंसीडर 2 टर्म्स। क्या 2 टर्म्स कंसीडर कर ली मैंने? एक टर्म मैंने कंसीडर कर ली 4 की पावर x, दूसरी टर्म क्या कंसीडर कर ली 4/4, क्योंकि मुझे इन्हीं का सम चाहिए। दोनों टर्म पॉजिटिव है तो यहाँ पे मैं इनइक्वालिटी अप्लाई कर देता हूँ कि इनका अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन, है ना? बोलो। यस सर। अर्थमेटिक मीन, 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा? दोनों का सम डिवाइड बाय 2। बोलो, दोनों का सम डिवाइड बाय 2, ये अर्थमेटिक मीन हो गया। 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा? दोनों का प्रोडक्ट √a की पावर 1/2। अब मुझे इसी की मिनिमम वैल्यू पूछी थी, इसी की क्या पूछी थी, मिनिमम। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो यहाँ पे ध्यान से, कि 4 की पावर x से कैंसिल, 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी।
मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे आप, ठीक है। अब जैसे ये वाला यहाँ पे डिनोमिनेटर वाला 2 बचा के मल्टीप्लाई होगा ना, क्या हुआ, उसमें डिनोमिनेटर वाला 2 हाँ दे वो जाके भी भेज मल्टीप्लाई। देना, हाँ सॉरी मिनिमम 4 आ जाएगा, फिर ये 2 भी भेज देना, क्योंकि आपको सिर्फ इतना सा ही पूछा था, तो इस डिनोमिनेटर वाले 2 को भी उधर भेज देना। तो 4 की पावर x प्लस 4 अपॉन 4 की पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। क्लियर है? अरे Yes. हाँ ना, ठीक है, बोलो समझ में आ रही बात है कि नहीं? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे बोला एक और एक्सप्रेशन, करो ट्राई इसको, चलो थोड़ा मैं गले को रेस्ट दे देता हूँ। तो 2 टर्म के लिए कंसीडर करो, 3 टर्म्स को कंसीडर करो, किसमें एम जेम अप्लाई करोगे? 2 टर्म कंसीडर करो जिसमें एम जेम अप्लाई करना है। कौन सी 2 टर्म कंसीडर कर रहे हो? 2 या 3 टर्म, जितनी भी कंसीडर करनी है। सर 9x प्लस 4y। 12 आ गया, 12 आ रहा है सर। 12। अब देखो यहाँ पे 2 टर्म क्या क्या है, इसको अगर x को अलग अलग कर लें तो ये है, इनमें सम पूछा है ना, इस सम का मिनिमम पूछा, जिस सम का मिनिमम पूछा उसी को टर्म्स कंसीडर कर लें। अरे बोलो, यस सर। ठीक है। तो देखो आपने क्या करा, सबसे पहले x को अलग अलग कर दिया। यहाँ पे 2 टर्म्स कौन कौन सी है, 9x प्लस 4/x, इसी का मिनिमम पूछा। तो आप यही 2 टर्म कंसीडर कर लो। एक टर्म आपने कंसीडर कर ली क्या 9x, और दूसरी टर्म क्या कंसीडर कर ली 4/x, हो गया काम। इनका अर्थमेटिक मीन, क्या होगा, दोनों का सम डिवाइड बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू इनका ज्योमेट्रिक मीन। इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट की पावर 1/2। अगेन 2 उधर चल जाएगा, तो ये 9x प्लस 4/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ये कितना आ रहा था 6, ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 12। बहुत बढ़िया, तो 12 समझ में? यस सर। इसका बता दो फटाफट आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन, ओरली कर लो। सर 3। हाँ 3, ये 3 ही नंबर कंसीडर कर लेते हैं। देखो क्या बोला, सेम साइन के मतलब पॉजिटिव होंगे, तो एक नंबर कंसीडर किया ये, सेकंड नंबर कंसीडर कर लिया ये, क्योंकि इन्हीं का सम क्रिएट करना है ना, तो जिनका सम क्रिएट करना तो वही 3 नंबर। तो पहला नंबर x बाय y, सेकंड नंबर कंसीडर कर लिया y बाय z, थर्ड नंबर कंसीडर कर लिया z बाय x। अगेन इसमें अप्लाई कर देंगे अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा, इनका तीनों का सम है ना, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन इनका प्रोडक्ट की पावर 1/3, इनका प्रोडक्ट करो कितना आएगा 1। प्रोडक्ट कितना जाएगा, सब कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। प्रोडक्ट कितना जाएगा 1, 1 की पावर समथिंग ऑलवेज 1। तो दिस सम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 3। तो क्वेश्चन से हिंट मिल जाएगा, जो 3 टर्म सम में दी उन्हीं को 3 को कंसीडर कर लो। कभी कभी थोड़ा अलग भी आएगा, खैर बाकी ये ऑब्जर्वेशन आप याद भी रखना, ये बहुत ज्यादा काम आता है, बहुत क्वेश्चन सॉल्विंग। कोई भी नंबर और उसी का नीचे रेसिप्रोकल दिया हो, यहाँ पे कोई भी मान लो है नंबर हो, वेरिएबल हो, कुछ भी हो, और उसी का रेसिप्रोकल, सेम नंबर का क्या रेसिप्रोकल, और वो नंबर कैसा हो पॉजिटिव हो, उसके रेसिप्रोकल का सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 2, हमेशा क्या होगा 2 से क्या होगा बड़ा होगा। कोई भी आपको एक्सप्रेशन दे दे, एक्सप्रेशन हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है लॉगरिथमिक हो, कैसा भी एक्सप्रेशन हो, और वो पॉजिटिव है मान लो उस इंटरवल में, वो और उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 या 2 से क्या होगा ज्यादा होगा। हमेशा 2 या 2 से क्या होगा ज्यादा, मतलब उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। क्लियर है? ये एएमबीएम से डिराइव भी कर सकते हो, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का यूज बहुत ज्यादा आता है जब क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको इस तरह का एक्सप्रेशन दिया हो, नंबर दिया और उसके रेसिप्रोकल का सम दिया हो। आया ना? यस सर। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एक्स है, इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। 2 ही होगी। हाँ अब देखो साइन कॉसेक को क्या लिखोगे 1/sin, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो मिनिमम कितना होगा 2। ये भी ट्राई कर लेना घर पे, 2 अलग अलग एक्सप्रेशन है, मिनिमम निकालना, दोनों को अलग अलग सॉल्व करके ट्राई कर लेना। ये भी सेम टाइप से, चलो करो ट्राई इसकी, चलो अच्छा है।
कोशिश करो एक बार। हाँ, किया सॉल्व? Sir, on the way. कोशिश अब देखो किस में अप्लाई करना है वो इंपॉर्टेंट है। ऐसे में अप्लाई करना ताकि उनका प्रोडक्ट करने पे फायदा और सम करने पे फायदा हो, तो ही फायदा होगा अगर एएमजीएम अप्लाई करना है। अब देखो सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर ऐसे टर्म है जिनका प्रोडक्ट करने पे फायदा होगा क्या, वो तो कैंसिल आउट नहीं होंगे, है ना। यस तो प्रोडक्ट किस में फायदा होगा, प्रोडक्ट किस में फायदा होगा? अगर इसको अपन टेन और कॉट में कन्वर्ट कर दे तो काम हो जाए, क्योंकि देखो टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, यही दिमाग लगाना था। सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 + tan स्क्वायर, और कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 + cot स्क्वायर। एक सेकंड चार्जिंग लगाना है। अब अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका काम मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको अपन सिंपली पहले देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या टर्म बन रही है। एक बनेगा 25 tan स्क्वायर थीटा प्लस 16 cot स्क्वायर थीटा प्लस 25 + 16। अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी, तो मिनिमम वैल्यू निकालनी तो अगर इस बेसिकली इसकी ये तो कांस्टेंट है, ये तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी मिनिमम निकालना है ना, बोलो Sir, ठीक है। तो दो टर्म कौन से एक टर्म कंसीडर कर ली, मान लो 25 tan स्क्वायर, और दूसरी टर्म कंसीडर कर ली 16 cot स्क्वायर, क्योंकि इन्हीं का सम दिया हुआ है। अब यहाँ पे अप्लाई कर देंगे am > GM, प्रोडक्ट करोगे तो tan स्क्वायर cot स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, इसका मिनिमम आ जाएगा, यहाँ पुट अप कर दोगे, है ना। आगे बात समझ में? यस सर। ओके, सेम वे में और मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे डाल रखे हैं, एक बार ट्राई कर लेना। रिलेशन आपको पता चली गया है, am > GM, और ये भी एक होता है कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन, ये भी बहुत आसानी से डिराइव हो जाता है, ठीक है। आप ABC 3 नंबर जब जीपी में होते हैं तो वहां पे ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर करोगे तो अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के प्रोडक्ट की क्या होगा, बराबर। तो एक रिलेशन, एक तो इनइक्वालिटी वाला जो ये वाला ज्यादा काम आता है, और दूसरा रिलेशन अगर ज्योमेट्रिक मीन पता है, अर्थमेटिक मीन पता, हार्मोनिक मीन निकालना, तो सबसे अच्छा रिलेशन ये G² = अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन, हाँ है ना। ये दो याद रख लोगे, यस सर। ठीक है। इन दोनों को याद Yes, रखना, sir. डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्विंग में काम आएगा, ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना, याद रख लेना। वेटेड मीन छोड़ देना, कुछ काम का नहीं है। बाकी ये क्वेश्चंस और दिए मैंने, थोड़े से अच्छे वाले हैं, इनको आप घर पे ट्राई करना विद सॉल्यूशन। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। तो जो आपका जेई मेंस का सिलेबस था सीक्वेंस वाला, वो कवर हो चुका है, सीरीज सिलेबस से डिलीट हो गया है, वो आपका एडवांस में, तो वो मैं एडवांस के बैचेस में कवर करूंगा। सेंड कर देना। हाँ, नोट्स अभी मैं ग्रुप में डाल दूंगा विद डीपीपी, तो डीपीपी और नोट्स दोनों मिल जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, इन नोट्स के कुछ, जिसको अगर नोट्स समझ में नहीं आए या फिर प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है, अगेन सेम थिंग, आपको इन नोट्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, सॉल्यूशन सबके गिवन है, ये कर लिया प्रैक्टिस, आपको पूरा सॉल्व हो जाएगा मेंस लेवल पे। और एक डीपीपी मिलेगी, उस डीपीपी को ईमानदारी से सॉल्व कर लेना, दो काम कर लिए, आपका पूरा सीक्वेंस एंड सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। मतलब सर बेसिकली फिजिक्स केमिस्ट्री के जैसे शॉर्ट नोट्स चाहिए होते हैं, तो उसके लिए मॉड्यूल है। देखो शॉर्ट नोट पहला प्रेफरेंस ये खुद से बना लो, जो जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उनके शॉर्ट नोट्स खुद से बना लो। बाकी अगर खुद से नहीं बनाओ तो नेट पे गूगल पे भी सर्च करोगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। बाकी मैंने एक शीट भी प्रोवाइड करी थी, उसमें थोड़ा सा कट पिट के आ रहा है, लेकिन खुद से ट्राई कर लेना बनाने का, ठीक है।
ओके सर। ओके ओके देन मैं नोट्स भेज रहा हूँ, डीपी भी भेज रहा हूँ, प्रैक्टिस कर लेना। लेक्चर समझ में आया आप लोगों को कि नहीं? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ओके ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।